लैंग्वेज से एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, स्पीच का उपयोग नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत लेट पता चला कि उनको हियरिंग लॉस है। लाइक जब वो 15 साल के थी तब पता चला। अब 15 साल के बाद स्पीच को डेवलप करना या लैंग्वेज को डेवलप करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो स्कूलिंग वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हर। सो आई हैव सीन ऑल दैट इन माई चाइल्डहुड एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट गेटिंग इनटू दिस फील्ड। क्या बात है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपका संस्थान है अली यावर जंग इंस्टीट्यूट का, हमने बहुत नाम सुना है, देश के जाने माने संस्थानों में से एक है। किस तरह की मदद और सुविधाएं किन लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध हैं? अपने संस्थान का थोड़ा सा परिचय हमें दीजिए। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी 9 अगस्त 1983 में। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, न्यू दिल्ली। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, जिसका हेडक्वार्टर्स है बॉम्बे में, बांद्रा में, जहां पे मैं काम करती हूं एज अ लेक्चरर। इसके 4 रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि नोएडा में, कोलकाता, सिकंदराबाद और उड़ीसा में। इसके 2 कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि भोपाल और अहमदाबाद में। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना 9 अगस्त 1983 में हुई थी, विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। लाइक द मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज मैन पावर डेवलपमेंट। अभी एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर्स का होना, ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट का होना और इंटरप्रेटर्स का होना। अब इन 3 चीज के लिए, ये जो 3 बहुत अहम हिस्सा है एक श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए, इन तक ये चीजें पहुंचे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं। लाइक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, जैसे कि डिप्लोमा लेवल कोर्सेज चलते हैं स्पेशल एजुकेशन में, ऑडियोलॉजी स्पीच में और इंटरप्रिटेशन के लिए। एंड प्लस BSLP, MSLP और B.Ed प्रोग्राम चलता है सेम एजुकेशन, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी के लिए। वी हैव मास्टर्स डिग्री ऑल्सो एज वेल एज PhD डिग्री ऑल्सो। अली यावर जंग इंस्टीट्यूट जो बॉम्बे में है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है आपका ऑडियोलॉजी। ये डिपार्टमेंट में ये पता लगाते हैं कि बच्चे को या व्यक्ति को कितना हियरिंग लॉस है, श्रवण दोष कितना है। अब श्रवण दोष जानने के बाद हमको वहीं तक तो सीमित नहीं रहना है, हमको उसको हियरिंग एड भी देना है, श्रवण यंत्र देना है। फिर श्रवण यंत्र कैसे काम करता है, उसकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, वो डिपार्टमेंट पूरा बताता है। प्लस काउंसलिंग भी करता है पेरेंट्स को कि हियरिंग एड को किस तरीके से रखना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो है हमारा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का। सिर्फ श्रवण यंत्र देने से बच्चा बात नहीं करता है, उसकी अलग से एक प्रशिक्षण दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी देती है। थर्ड, सिर्फ सुनना और बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, शिक्षा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल तो हम बेसिक राइट भी बोलते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्री स्कूल चलता है। अब प्री स्कूल यानी क्या, जैसे कि हम बचपन में पहली कक्षा में जाने से पहले प्ले ग्रुप जाया करते हैं, KG जाते हैं या जूनियर KG, सीनियर KG टाइप्स होता है, पर इन बच्चों के लिए हमारे पास प्री स्कूल है। अब प्री स्कूल यानी क्या, 6 साल तक की उम्र के बच्चे को हम ट्रेन करते हैं वाचा, भाषा और संप्रेषण में, और उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं और बेसिक कम्युनिकेशन सिखाते हैं, बेसिकली फंक्शनल लैंग्वेज सिखाते हैं। उसको पूरा तैयार करते हैं 6 साल तक की उम्र तक में, ताकि वो बच्चा सीधा रेगुलर स्कूल में जा सके और वहां पे सही तरीके से फिट हो जाए उस सिस्टम में। तो जो फाउंडेशन है वो हम तैयार करते हैं प्री स्कूल में। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, नियमित स्कूल से। हाँ, अलग अलग कारण हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकता है, या बहुत बार हो सकता है कि आपको 10वीं कक्षा के बाद आपको पढ़ने का नया मौका मिला और आपको जॉब लग गई और फिर आपको लगा कि पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो ऐसे ड्रॉप आउट्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ड्रॉप आउट्स रीजंस की वजह से NIOS की स्थापना हुई थी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब हमारे बच्चे जो रेगुलर स्ट्रीम में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ओके, कोप अप करना, उनका लेवल नहीं है, उनको सही तरीके से सामग्री नहीं मिलती है, इस वजह से वो ड्रॉप आउट होते हैं। उन लोगों के लिए भी हमारे पास NIOS है जहां पे हम 10वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। प्लस वी हैव B.Ed, M.Ed एंड PhD कोर्सेज ऑल्सो। दिस इज माई एजुकेशन डिपार्टमेंट। चौथा डिपार्टमेंट है, अब सुनने की शक्ति हो गई, श्रवण यंत्र दिया,
बोलना सीखा हमने, शिक्षा सीखा, अब पैरों पे खड़ा होना भी जरूरी है जी। आपको जॉब नहीं है तो आप घर कैसे चलाओगे अपना। तो वी हैव SCRD डिपार्टमेंट, सोशो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जितने भी डेफ लोग हैं आके उनको एक फॉर्म भरना होता है और जहां जहां पे जॉब प्लेसमेंट हो सकती है वहां पे उनको जॉब प्लेसमेंट दिया जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग हुआ, बेसिक सॉफ्टवेयर हुआ, वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्लस पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने तक अवेयरनेस फैलाएं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब क्या, उनके लिए कौन कौन से जॉब्स होने चाहिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे कैसे होने चाहिए, वो सारी जिम्मेदारी SCRD डिपार्टमेंट करता है। बहुत सारे ऐसे गांव में भी होंगे जहां पे ये सुविधाएं पहुंचती नहीं हैं। अब जो ये श्रोताएं सुन रहे हैं और उनको अगर ये लगता है कि आपके गांव में ऐसे श्रवण बाधित लोग हैं पर उनके लिए कोई भी एड्स एंड अप्लायंसेज नहीं है या उनका ये भी नहीं पता है कि उनको श्रवण दोष कितना है, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। और OESD जो डिपार्टमेंट है, दैट इज आउटरीच डिपार्टमेंट, वो वहां जाके कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है। अगर आपको करवाना है कैंप्स, आपको सिंपली डायरेक्टर सर को एक लेटर लिखना है और हमारी टीम आपके पास आएगी, कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगी जहां पे हम जानेंगे व्यक्ति को कितना हियरिंग लॉस है और उसको हियरिंग एड हम देंगे। हियरिंग लॉस बोलो या एजुकेशन कहो, जो हमारी फील्ड में हर दिन बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं। तो ये जो भी हमारे पास जानकारी है वो आप सब तक पहुंचनी जरूरी है। दैट्स व्हाई वी हैव INDO सेल, दैट इज इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेल। ये सेल क्या करता है, सारी जानकारी हर इंसान तक पहुंचे उसकी जिम्मेदारी निभाता है। तो ये बेसिक हमारे पास डिपार्टमेंट्स है विथ अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मैंने पहले कहा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर डेवलपमेंट, वी हैव शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज। हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, पेरेंट्स को अवेयर करवाते हैं कि अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है या सिबलिंग्स है, अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनके साथ हमें किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से संप्रेषण होना चाहिए, वो भी हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। प्लस मटेरियल्स डेवलप करते हैं। जैसे अगर गांव में पैम्फलेट्स बांटते हैं या ब्रोशर्स बांटते हैं कि अगर आपके घर में अगर श्रवण बाधित बच्चा है तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, तो ऐसे हमने बहुत सारे पैम्फलेट्स भी बनाए हैं। अब एक माँ बाप हैं जिनको पता नहीं है कि मुझे भाषा का विकास कैसे करना है, तो उनके लिए या स्पीच थेरेपिस्ट या स्पेशल एडुकेटर्स के लिए अलग अलग टेस्ट भी उपलब्ध हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, अलग अलग भाषाओं में, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इट्स जस्ट 100, 150, 200 रुपीज के टेस्ट हैं, जो लैंग्वेज को किस तरीके से मापना है, स्पीच को किस तरीके से मापना है, गेलपी है, TSR है, ऐसे अलग अलग टेस्ट भी उपलब्ध हैं जो हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, द मेन फोकस इज रिसर्च, कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या कोई लूप होल्स तो नहीं है, या हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो हम रिसर्च एरियाज भी करते हैं। बहुत बढ़िया। यानी अली यावर जंग संस्थान जो है ये बहुत व्यापक तरीके से इस दिशा में काम करता है, न केवल एजुकेशन पर ध्यान है बल्कि अपने पैरों पर खड़ा करने पर, पेरेंट्स की हेल्प, उनको ट्रेनिंग देने जैसे काम होते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं, लेकिन एक गाने की जगह यहाँ बनती है, तो बताइए कि आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा? पल पल दिल के पास। बिलास में हमने सुना, और हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सुन नहीं सकते, जिनके कानों में संगीत की स्वर लहरियां, कुदरत की मीठी आवाजें नहीं पहुंच सकती। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत में बधिरता या हियरिंग लॉस को लेकर क्या स्थितियां हैं? भारत में अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें सेंसस 2011 के हिसाब से, तो इट इज 19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये भी कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं विथ हियरिंग लॉस। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्हें नहीं सुनाई दे रहा है। एग्जैक्टली। तो अब इन लोगों के लिए, जो ये दिव्यांगजन बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी हेडक्वार्टर्स करता है, बॉम्बे करता है, वो सारी एक्टिविटीज रीजनल सेंटर्स भी करते हैं, जो कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स हैं वो भी करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हर साल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, हर साल पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, और जो टीचर्स पहले से ही ट्रेंड हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनको पता चले कि नई नई तकनीकें कौन कौन सी हैं, अपडेट हो जाए।
विथ रिगार्ड टू ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट ऑल्सो, सबके लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उपलब्ध होती हैं। अगर कोई जो व्यक्ति अभी सुन रहे हैं, अगर वो बॉम्बे नहीं आ सकते या हमारे रीजनल सेंटर्स नहीं आ सकते हैं ये ट्रेनिंग की सुविधा लेने के लिए, तो वो हमें पत्र लिख सकते हैं कि हमारा सेंटर यहाँ है, हमारे यहाँ इतने टीचर्स हैं या इतने पेरेंट्स हैं, आप हमारे पास आइए और हमें ट्रेन कीजिए। सो हमारा टीम वहां पे जाके ट्रेन करेगा। ये भी संभव है? ये भी संभव है, देश के कोने कोने में, कोने कोने तक। पर हमें सिर्फ बताएं कि हमें कहाँ जाना है। बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है। इससे मुझे उम्मीद है कि चूंकि विविध भारती की पहुंच देश के कोने कोने में है, उन सुदूर जगहों पर भी है जहां बाकी साधन नहीं जाते संचार के। अब हम अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो हियरिंग लॉस है, सुनने की समस्या है, बधिरता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे लक्षण होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाए, वो क्या वजह होती है जिससे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो इस दोष के साथ पैदा होता है? श्रवण दोष के कारण को जानने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि हम सुनते किस प्रकार से हैं। हमारा जो कान है बेसिकली उसको 3 हिस्से में बांटा गया है, बाह्य कान, मध्य कान, अंतर कान। बाह्य कान इन सिंपल टर्म्स इज जो आपको बाहर से दिखाई देता है, आपका बेसिकली पिना, और अंदर एक नली जा रही है वो जिसमें वैक्स और बाल होते हैं। बाद में अगर हम मध्य कान में जब जाते हैं तो कान का पर्दा आता है, मिडिल ईयर मसल्स, मिडिल ईयर विडोज, और उसके अंदर 3 अहम हड्डियां होती हैं। कॉक्लिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं डिसाइड होता है कि बड़ी आवाज है, छोटी आवाज है, पतली आवाज है, जाड़ी आवाज है, लड़की की आवाज है, लड़के की आवाज है, सब कुछ वहां डिसाइड होता है। उसके बाद एक नर्व कनेक्ट होती है जो आपको ब्रेन तक आवाज पहुंचाती है। अब जैसे कि यूनिस मुझसे बात कर रहे हैं, तो जो वो बात कर रहे हैं, जो आवाज मुझ तक आ रही है, तो कैसे आ रही है? हवा के माध्यम से मेरे कान तक पहुंची आवाज। अब जो आवाज है उसकी वजह से मेरे जो कान का पर्दा है वो हिलना शुरू करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से अंदर जो 3 हड्डियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वो हिलने लगती हैं। ये 3 हड्डी के हिलने की वजह से जो मैंने कहा कॉक्लिया जो अहम है, सेंसर है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है और बाल होते हैं, वो हिलने लगते हैं। उसके हिलने से आगे जो वाइब्रेशंस है, वो जो साउंड है, वो नर्व से सीधा आपके ब्रेन तक पहुंचती है। ये है सिंपल टर्म्स में हम सुनते किस प्रकार से हैं जी। कान में जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बाहर की आवाज जितनी वाइब्रेशन, सारी वाइब्रेशंस अंदर तक पहुंचती है। कहीं किधर ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो या कोई ऑर्गन खराब हो किसी भी कारणवश से, तो आवाज आगे तक नहीं पहुंचेगी। यह है सिंपल टर्म्स में हम सुनते किस प्रकार से हैं। अब श्रवण दोष के कारण को समझने के लिए हम उसको 3 पहलू में समझेंगे जी। एक है जन्म से पहले, एक है जन्म के दौरान और एक है जन्म के बाद जी। जन्म से पहले हमेशा कहते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर को बिना पूछे दवाइयां नहीं खानी चाहिए। आजकल तो ऐसा माहौल है कि जरा बुखार हुआ, जरा सर्दी खांसी हुई, हम सीधा पैरासीटामोल लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं बिना डॉक्टर को पूछे। प्लीज ऐसा ना करें, बिकॉज अगर दवाई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ऑटोटॉक्सिटी के वजह से भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। प्लीज डॉक्टर को संपर्क करें और फिर मेडिसिन लें। ऐसे बहुत सारे टाइम पे होता है कि हम आपस के संबंध में शादी करते हैं, दैट इज ऑल्सो शुड बी अवॉइडेबल। संबंध में शादी करने से द प्रोबेबिलिटी कि चाइल्ड कैन हैव अ हियरिंग लॉस इज मोर। हेरिडिटरी, अगर मेरे मॉम, डैड या दादा दादी या किसी को हियरिंग लॉस, सिगरेट पीना, प्लीज अवॉइड दैट। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सरेज बार बार आप ना कराएं, बिकॉज रेडिएशन से भी बच्चे को तकलीफ हो सकती है। दिस इज जन्म के पहले। जन्म के दौरान हम हमेशा कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, हम हमेशा पूछते हैं कि चलो बच्चा रोया, मतलब ये इसको हम अच्छी खबर मानते हैं। तो क्यों मानते होंगे अच्छी खबर? ताकि अगर बच्चा जब रोता है तो इसका मतलब सारा ऑक्सीजन सप्लाई बराबर से हो रहा है। बच्चा कम रोता है मतलब प्रॉब्लमेटिक, बच्चा बहुत लेट रोता है मतलब प्रॉब्लमेटिक। इसको ध्यान में रखना चाहिए। ऑक्सीजन सही तरीके से
पूरे बॉडी में जाए, उसकी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार बच्चे जो हैं अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है तो उनके ब्रेन में इफेक्ट होता है। बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, वी ऑलवेज से ना कि 9th मंथ में ही होना चाहिए ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो। जी। प्री मैच्योर बेबी होना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमैटिक। अगर बच्चे का वजन 1200 ग्राम से कम है देन ऑल्सो इज अ क्वेश्चनेबल। दिस इज ड्यूरिंग डिलीवरी आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जन्म के बाद वाले कारण, बच्चा जब पैदा होता है तो जॉन्डिस मोस्टली सब बच्चे को होती है, पर जॉन्डिस की मात्रा का भी ध्यान रखना है कि बिलीरुबिन रेट कितना है। अगर रेट ज्यादा है देन अगेन अ क्वेश्चन। फीवर, हम कहते हैं ना कि दिमाग में बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, तो बुखार का भी ध्यान रखें। जर्मन मीजल्स, मम्स, इसके ऊपर सही उपचार करें। शोरगुल माहौल से थोड़ा दूर रहें। बहुत ज्यादा शोर, ड्रम्स, म्यूजिक, और हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम दूर रहें। बहुत ज्यादा शोर, ड्रम्स, म्यूजिक, और हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमें तो गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत बार गाने जो हमें अच्छे लगते हैं वो फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं। तो उसके ऊपर प्लीज ध्यान रखें। गाने अच्छे हैं, सुनना भी अच्छी बात है, पर बहुत बार एक्सीडेंट, ट्रॉमा, स्ट्रेस, टीबी की दवाइयों की वजह से भी श्रवण दोष होता है। एंड हमारे मम्मी डैडी या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जब बुढ़ापा नजदीक आता है तब भी यू हैव अ हियरिंग लॉस। तो इन सब चीजों से श्रवण दोष हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि श्रवण दोष के कारण क्या क्या हैं। यहाँ एक बहुत ही सहज सवाल ये सामने आता है कि नवजात शिशु है, माँ बाप बड़े खुश हैं कि घर में एक नया जीवन आया, किलकारियां गूंजी, लेकिन कैसे पता चले कि बच्चा सही है, उसमें हियरिंग लॉस नहीं है? हियरिंग लॉस की अर्ली पहचान कैसे होती है? बच्चा रोता है कि नहीं, उसके ऊपर देखना चाहिए। सारे बच्चे, 3 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे वोकलाइज जरूर करते हैं। 3 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा अगर किसी और को देखता, अच्छा चाहे वो डिसेबल्ड हो या ना हो, 6 महीने का बच्चा बाबा बाबा, मामा मामा, जिसको हम बैबलिंग बोलते हैं, वो जरूर निकालता है। अब सामान्य तरीके से जब बच्चा बैबलिंग करता है तो क्या होता है, वो जो बोल रहा है वो सुनता है, उसको वो चीज में बड़ा मजा आता है और उसकी वजह से वो अलग अलग आवाजें निकालने की कोशिश करता है, बिकॉज वो सुन सकता है। कहीं ना कहीं उसका स्पीच बंद हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि 6 महीने के बाद क्या बच्चे का स्पीच डिले हो रहा है या वो बंद कर रहा है या कोई भी चीज का वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो कैन बी अ रीजन फॉर अ हियरिंग लॉस। जब मम्मी खाना बनाती है, हम सब कुकर का इस्तेमाल करते हैं, और जब कुकर की विसल्स होती हैं तो क्या कुकर की सीटी पे रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं? अगर जोर से आवाज आई तो दचकता है कि नहीं, जो स्टार्टल कहते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। सर्दी हम सबको होती है, खांसी हम सबको होती है, पर कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी होती है, नाक से पानी आ जाता है, कान से पानी आ जाता है, तो उस पर डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं, बिकॉज एक बार कान से पानी आना शुरू है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बारीक लक्षण आपने बताए जिन पर आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है एज ए पेरेंट। मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो बताइए कौन सा गाना यहाँ होना चाहिए? बड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, सुनते हैं बालिका वधू फिल्म का, से पहचान की जाए कि हियरिंग लॉस बच्चे में हो सकता है, वो कौन से लक्षण हैं। इस मुद्दे पर आप और कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर गायत्री? हमें ये पता चला कि श्रवण दोष के कारण कौन कौन से हैं, और हमें ये भी पता चला कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि हियरिंग लॉस है या बच्चे को कुछ इश्यूज हैं। हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। प्रिकॉशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हियरिंग लॉस ना हो। जैसे कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है या बच्चा बहुत ज्यादा शोर करता है या आपकी बात नहीं मानता है, तो यूजुअली हम थप्पड़ मारते हैं। प्लीज थप्पड़ ना मारें, क्योंकि कान का पर्दा बहुत ज्यादा पतला होता है, कहीं फट न जाए। गुस्सा आता है, फाइन, कान पे ना मारें। ये माना जाता है कि अगर कान में दुखता है या कान में कोई तकलीफ होती है तो लोग तेल डालते हैं और उनको लगता है वो तेल डालने से कान ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मत डालिए। कान में वैक्स जब जमा हो जाता है तो हम बड्स लेकर आते हैं, ईयर बड्स, और खुद अपने आप को डॉक्टर समझते हैं और खुद वो वैक्स को क्लीन करने लग जाते हैं। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। जब बच्चा खेलता है,
बच्चों को अलग अलग आदतें होती हैं। जैसे उनके आसपास अगर कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो उनको कान में भी डालते हैं खेलते खेलते। तो कान में वो चीज डालना, कोई भी छोटी चीज या नोकीली चीज, उस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर ये पता चल गया कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ तो समस्या हो सकती है, कहाँ जाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए बच्चे को? सबसे पहले तो हमको ईएनटी के पास जाना चाहिए। ईएनटी पूरी तरीके से जांच करेगा कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है। ईएनटी फिर आपको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। ऑडियोलॉजिस्ट बेसिक काम ये करेगा कि उसको सुनाई देता है कि नहीं देता है, नहीं देता है तो कितना नहीं देता है। बेसिक डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस जानने के बाद वो आपको हियरिंग एड बताएगा। अलग अलग प्रकार के हियरिंग एड्स होते हैं। जैसे पहले पॉकेट मॉडल हियरिंग एड हुआ करता था कुछ, अगर आपने देखा होगा लोगों को, तो पॉकेट के अंदर एक डब्बा होता है जिसको हम पॉकेट मॉडल बोलते हैं। अब वो पुरानी बात है। अभी आजकल तो कान के पीछे वाली मशीन आ गई है और डिजिटल मशीन आ गई है, प्रोग्रामेबल मशीन्स हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं, ऐसे अलग अलग मशीन्स हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के पास जब आपको श्रवण यंत्र मिल जाए, श्रवण यंत्र से बच्चा बात नहीं करता है, वो आवाजें सुनता है, पर वो कौन सी आवाजें हैं, कहाँ से आवाज आ रही है, वो आवाज किस चीज की है, वो नहीं समझता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है कि जब उनको दिखाई नहीं देता है तो हमने जैसे चश्मा पहन लिया और हमको सब दिखाई देने लगता है, उसी तरीके से श्रवण यंत्र काम करता है। ऐसा नहीं है। श्रवण यंत्र पहनने के बाद उसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि वाचा उपचार किस तरीके से किया जाता है, थेरेपी किस प्रकार से की जाती है। अगेन मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूं, तो मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन को देती हूं। बच्चे को सही तरीके से एजुकेशन पे भेजिए। नाउ हिंदुस्तान में जो एजुकेशन है, कुछ स्कूल्स हैं जो स्पेशल स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो रेगुलर स्कूल्स हैं, जो सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल्स हम जिसे कहते हैं। अगर आपका बच्चा की भाषा वाचा विकास बरोबर टाइम पे एट पार है, तो उसको प्लीज रेगुलर स्कूल में भेजें। पर अगर आपको लगता है कि वो कोप अप नहीं कर पाएगा रेगुलर स्कूल में, तो आप उसको स्पेशल स्कूल में आप भेजिए। तो दिस इज द वे यू हैव टू गो। ये लाइन इसी तरीके से जानी चाहिए। जब माँ बाप जाते हैं डॉक्टर के पास कि मेरा बच्चा 4 साल का है, मेरा बच्चा कोई भी आवाज नहीं निकालता है, बात नहीं करता है, तो डॉक्टर भी बोलते हैं बहुत बार कि हाँ, कुछ कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। घर में सासू भी बोलेगी आपको शायद कि हाँ बाबा, इनका पापा भी बहुत लेट बोलता है, तो शायद ये बच्चा भी लेट बोलेगा क्योंकि ये अपने पापा के ऊपर गया है। प्लीज ये सब बातें सच नहीं है। ऐसी हम क्रिटिकल पीरियड की भी एक संकल्पना है कि कब हम पहचान करें या कब उसको श्रवण यंत्र दें, कौन सी उम्र में, ताकि वो हम जैसे बात कर सके। इट इज एज सून एज पॉसिबल। बच्चा पैदा हुआ, उसकी आपने टेस्टिंग की और पता चला कि उसको हियरिंग लॉस है, प्लीज उसको श्रवण यंत्र दें और ट्रेनिंग शुरू करें। रुकिए मत। जितना ज्यादा आप रुकेंगे उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट डिले होते जाएगा। बहुत जरूरी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस गाने की बात करना चाहते हैं? हम कब से शोर की बातें कर रहे हैं, तो हम शम्मी कपूर को कैसे भूल सकते हैं जी। तो याहू गाना सुन लेते हैं। हमने सुना और हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से डॉक्टर साहब के पास जाके और वो पूरी एक मदद लेनी चाहिए। अगर बच्चे में हियरिंग लॉस है तो उसको जल्दी से पहचान लेना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जी। जैसे अगर आपने जो मटकी बनाता है मिट्टी से, अगर आपने कभी उसको देखा होगा, तो वो जो शेप बनाता है, तो जब उसकी मशीन वो जो भी ऑन होती है, तब वो जो शेप बनाना चाहता है तब वो बना सकता है। एक बार मटकी बन गई और उसने साइड में रख दी, तो उसके बाद वो चेंजेस नहीं हो सकते हैं। सेम फिलॉसफी है। आपका जो ब्रेन है वो 0 to 3 या 0 to 1.5 बोलिए एज में इज इन डेवलपिंग कंडीशन। तो आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, वाचा भाषा में सुधार लाना चाहते हैं, संप्रेषण में सुधार लाना चाहते हैं, श्रवण यंत्र देके उसको प्रशिक्षण देना चाहते हैं, दैट टाइम इज द राइट टाइम, बिकॉज उसका ब्रेन डेवलपिंग कंडीशन में है। एक बार ब्रेन डेवलप्ड हो गया, फिर चेंजेस करना डिले है, मतलब इट विल टेक लॉन्गर टाइम। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अब मुझे ये बताइए कि क्या कोई
इलाज भी होता है न सुनने की समस्या का या कम सुनने की समस्या का या पूरी तरह से बधिरता का? इलाज के लिए हम पहले टाइप ऑफ हियरिंग लॉस को समझते हैं कि कौन से प्रकार के हियरिंग लॉसेस होते हैं। अब बेसिकली 4 प्रकार के हियरिंग लॉस होते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है जब हियरिंग लॉस आपके बाह्य कर्ण या मध्य कर्ण में होता है या दोनों में होता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ वैक्स और बिकॉज ऑफ एनी रीजंस। ये चीज दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकती है। अगर आपका जो श्रवण दोष है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मतलब आपके अंतरकर्ण में प्रॉब्लम है, कॉक्लिया में प्रॉब्लम है, उस एरिया में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको श्रवण यंत्र की आवश्यकता होगी। श्रवण यंत्र से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो कॉक्लियर इम्प्लांट कराना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है वो है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कुछ बच्चे होते हैं या कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कंडक्टिव कंपोनेंट भी होता है, सेंसरी कंपोनेंट भी होता है, मतलब अंतःकर्ण में भी प्रॉब्लम है, बाह्य कर्ण में भी प्रॉब्लम है, अंतःकर्ण या मध्य कर्ण में भी प्रॉब्लम है। कुछ हैं जिनको सेंट्रल हियरिंग लॉस होता है, दैट इज ऑडिटरी नर्व में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस होते हैं। अगर बाह्य कर्ण में प्रॉब्लम है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दैट इज कान का पर्दा में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीज दवाई या सर्जरी से ठीक हो सकती है। अगर चीज सर्जरी या दवाई से ठीक नहीं हो रही है, वी हैव द सेकेंड ऑप्शन दैट इज श्रवण यंत्र। श्रवण यंत्र, जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल कान के पीछे वाली मशीन्स मिलती हैं जिसको हम बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड बोलते हैं। कान के बिल्कुल अंदर जो नली दिखाई दे रही है उसके अंदर भी इन द ईयर करके एक हियरिंग एड होता है। ये 2 प्रकार के हियरिंग एड होते हैं। तो हम बच्चे को पहले हियरिंग एड देते हैं और 3-4 महीना देखते हैं कि बच्चे को कुछ सुधार हो रहा है या सुधार नहीं हो रहा है। 3-4 महीने के बाद अगर हमें लगा कि हियरिंग एड से कोई फायदा नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द ऑप्शन? देन वी हैव अ कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट बेसिकली एक प्रोस्थेटिक डिवाइस है। सिंपल तरीके से कहूं तो सर्जरी के माध्यम से आपके कॉक्लिया के अंदर एक इलेक्ट्रोड्स डालते हैं और आपके कान के पीछे एक हड्डी है जिसको हम मेस्टॉइड बोन बोलते हैं, उसके अंदर सर्जरी के माध्यम से रिसीवर डाला जाता है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट के अंदर 2 चीजें हैं, बाहर से जो चीज दिखाई देती है और अंदर से जो इम्प्लांट किया जाता है। बाहर से जो चीज दिखती है वो है आपका माइक्रोफोन, कॉइल और स्पीच प्रोसेसर। अंदर से जो सर्जरी करके डाली जाती है वो है इलेक्ट्रोड्स जो कॉक्लिया के अंदर डालते हैं और जो कान के पीछे वाली हड्डी है उसके अंदर रिसीवर डाला जाता है। अब ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट है काम करता कैसे है? आवाजें जो है वो माइक्रोफोन ग्रहण करता है। माइक्रोफोन ग्रहण करने के बाद उसको कोडेड सिग्नल्स स्पीच प्रोसेसर करता है। स्पीच प्रोसेसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीच प्रोसेसर ये डिसाइड करता है कि मुझे कितने कोडेड सिग्नल या कितना करंट आगे तक पहुंचाना है ताकि व्यक्ति सुन सके। ये स्पीच प्रोसेसर की जो कोडेड सिग्नल्स है वो फिर कॉइल तक जाती हैं। कॉइल से अंदर जो रिसीवर है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से वो रिसीवर पकड़ता है, फिर वो इलेक्ट्रोड्स के पास जाता है और फिर हमारे ब्रेन को ये आवाज सुनती है। कॉक्लियर इम्प्लांट करने के बाद बच्चा तुरंत बात नहीं करेगा, प्रशिक्षण देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कॉक्लियर इम्प्लांट्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हो गए हैं। जैसे अलियावरजंग में एडिप स्कीम करके एक चीज है। डॉक्टर साहब यहाँ एक गाना। कॉक्लियर इम्प्लांट करने के बाद बच्चा तुरंत बात नहीं करेगा, प्रशिक्षण देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल आप देखोगे कि बहुत ज्यादा कॉक्लियर इम्प्लांट्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हो गए हैं। जैसे अलियावरजंग में एडिप स्कीम करके एक चीज है। डॉक्टर साहब यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद फिर एडिप और कॉक्लिया इम्प्लांट की जो बातें हैं, जो अभियान चल रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना यहाँ हम प्ले कोई भी अच्छा देवानंद का रोमांटिक सॉन्ग प्लीज। ज्वेल थी फिल्म का गाना सुनते हैं। चलेगा, ठीक। तो कॉक्लियर इम्प्लांट है, इसके अभियान चलाए जा रहे हैं और अलियावरजंग संस्थान इस तरह के अभियान चलाता है। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। भारत सरकार की एक स्कीम है जिसको हम एडिप स्कीम कहते हैं, दैट इज असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्संस फॉर परचेस एंड फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। इस स्कीम के तहत कॉक्लियर इम्प्लांट की जो ऑपरेशन है
वो फ्री में की जाती है अगर 0 से 5 साल का बच्चा होगा तो, और उसकी 2 साल की थेरेपी फ्री में दी जाती है। पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, या आप अगर हमको कांटेक्ट भी करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। एडिप स्कीम की जो वेबसाइट है, अगर आपको उसकी कोई जानकारी चाहते हैं तो इट इज www.edipcochlearimplant.in। इसमें ऑनलाइन फॉर्म्स भी हैं, उसको कैसे भरना है, किसको कांटेक्ट करना है, सारी डिटेल्स उसमें है। तो एडिप से बेसिक फायदा ये है, जो लोग कॉकलियर इम्प्लांट बाहर हॉस्पिटल से नहीं कर सकते हैं, जो बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है, 8 to 10 लाख का ऑपरेशन है, ये यहाँ पे अली यावर जंग संस्था से फ्री में होता है। पर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं। जी, अब डॉक्टर साहब आपने तो बता दिया कि किस तरह से वेबसाइट के जरिए देखा जा सकता है, जानकारियां ली जा सकती हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे हियरिंग लॉस वाले हैं, बधिरता के शिकार हैं, उनका क्या रवैया होना चाहिए और किस तरह से उनको इन सारी चीजों को मैनेज करना चाहिए, और समाज का रवैया, इस पर संक्षेप में अपनी बात कहें। जैसे हम एक अपने सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे के साथ बात करते हैं, उसी तरीके से हमें इस बच्चे के साथ भी बात करना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो बच्चा पहला है, उसका श्रवण दोष बाद में है। हम जब घूमने फिरने जाते हैं तो हम अपने बच्चे को साथ में लेके जाएं। अगर हम अपने बच्चे को मतलब इंटरैक्शंस नहीं कराएंगे तो उसका सोशल इंटरैक्शन अफेक्ट होगा, एंड प्लस उसको साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, और समाज भी उसको स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि जब पेरेंट्स नहीं स्वीकारते हैं तो समाज कैसे स्वीकारेगा। तो पेरेंट्स को नॉर्मली, नेचुरली जैसे हम बात करते हैं वैसे बात करना चाहिए। श्रवण यंत्र उसके लिए उसका कान है, ये नहीं भूलना चाहिए। तो मैक्सिमम वेकिंग आवर्स पे या वर्किंग आवर्स पे उसको श्रवण यंत्र लगाना बहुत जरूरी है। प्लस हर चीज में उसको एक अहम हिस्सा मानकर चलें। वो भी घर का एक सदस्य है, वो भी समाज का एक सदस्य है, उसको उसके सदस्य की तरह उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दें, तब जाके उसको समाज भी स्वीकारेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। डॉक्टर साहब, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना बजाते हैं, फिर आगे की कुछ बातें करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम एक साथ मिलजुल कर अगर काम करें तो यस, हम श्रवण बाधित बच्चे को भी एक प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ कंट्री बना सकते हैं। पेरेंट्स, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, ये सब अगर एक साथ जुड़ जाएं तो एक अच्छा खासा टीम बन सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा गाना हम साथ। हिस्सों में मौजूद हमारे श्रोताओं में से कोई अली यावर जंग संस्थान से संपर्क करना चाहे तो इसका क्या तरीका है? एक तो फोन नंबर है, जैसे अगर बॉम्बे में फोन करेंगे तो हम 022 कोड लगाते हैं, उसके बाद 26404991। दूसरा नंबर है 26400215। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल है ayjnih-mum@nic.in। इस पे आप हमको संपर्क कर सकते हैं और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। डॉक्टर गायत्री, आज आप हियरिंग लॉस यानी बधिरता की समस्या और इससे जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में आई, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट वॉज माई प्लेजर, एंड थैंक यू सो मच ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। श्रवण दोष पहचान और उपचार, इस विषय पर अभी आपने सुनी अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज की डॉक्टर गायत्री आहूजा से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अली यावर जंग संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर वंदना ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। सेहतनामा। नब्बे बरस की ऊर्ज आकाशवाणी। नमस्ते, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत बोल रही हूँ और आज मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है।
और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आकाशवाणी जिस प्रकार से हम भारतवासियों के जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही है, आगे भी वो इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट करते रहे। मैं तो ये कहूंगी कि एक जज्बात है बहुत सारे हिंदुस्तानियों का कि जहाँ पे कि हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू, चाहे वो कभी कहो तनाव से रिलेटेड हों या कहीं किसी इन्फॉर्मेशन की बात आए, तो आकाशवाणी ने उसको बड़े ही सटल तरीके से, बड़े ही सुलभ तरीके से हमें उपलब्ध कराया। और बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पुराने गीत हों, जब भूले